नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जियोग्राफी से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पिछले 10 सालों में बिहार बोर्ड में आपके एग्जाम में इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4 से, यानी एनसीईआरटी अगर पुरानी एनसीईआरटी को अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 4 बन जाता है और नई एनसीईआरटी को अगर देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 3 बन जाता है। उससे पिछले 10 सालों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कितनी संख्या में पूछे गए हैं और वो कौन से प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं। ये भूगोल का पार्ट 1 है, यानी मानव भूगोल, और मानव भूगोल का जो चौथा नंबर चैप्टर है पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 है, ये उससे रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे ही क्लास से स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने एक क्या होता है, मोटिवेशनल लाइन होता है जो आपको अंदर से क्या कर रहा होता है, मोटिवेट कर रहा होता है। जैसे आज का मोटिवेशनल लाइन है कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। यानी आप सोच रहे हैं कि कल से, परसों से या ऐसा कोई अवसर आएगा जहां से हम बैठकर क्या करेंगे, उस दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई भी अवसर की आप तलाश में हैं तो उसमें बिल्कुल भी आप मत बैठिए और वैसा बिल्कुल भी मत सोचिए। आप आज से, अभी से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भारतीय आपदा में भी अवसर क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं। यह हमारी खासियत है। तो आप कभी भी अवसर की खोज में या तलाश में मत बैठिए कि अवसर मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे, ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। बिल्कुल नहीं। आज से, अभी से आप पढ़ना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए। और आज से, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पूरे अपने आप को एकदम डेडिकेटेड कर देते हैं आपके अपने बिहार बोर्ड के लिए, तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा, अप्रत्याशित आएगा। इसलिए कभी भी अवसर की तलाश में मत बैठिए। आज से, अभी से सिर्फ और सिर्फ आपका जो कर्म है, मेहनत करना, आप मेहनत करते जाइए, आपका रिजल्ट अप्रत्याशित आएगा और बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। आप जितना सोचते नहीं हैं उससे भी ज़्यादा आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न हैं पिछले 10 सालों में और कितनी संख्या में पूछे गए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, यहां पर हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न है, कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और कितनी संख्या में पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। यह वीडियो होने वाला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। तो यहां पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से कितनी संख्या में पूछा गया है। यह चर्चा करने का मतलब क्या होता है, ये अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगा ये समझने में कि ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इस चैप्टर से प्रश्न बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं, 2015 में अगर इस चैप्टर से देखा जाए तो एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, एक नंबर। या 2016 में एक भी नहीं, 2017 में एक भी नहीं, 2018 में एक प्रश्न पूछा गया, 2019 में 2 प्रश्न पूछा गया, 2020 में 2 प्रश्न पूछा गया, 2021 में एक भी प्रश्न नहीं, 2022 में एक प्रश्न पूछा गया, 2023 में एक भी प्रश्न नहीं, 2024 में एक प्रश्न पूछा गया, 2025 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। यानी यहां पर अगर हम देखें कि ऑन एन एवरेज मैक्सिमम और मिनिमम एक प्रश्न इस चैप्टर से क्या कर सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक भी प्रश्न क्या किया गया है, पिछले 10 सालों में हमने आपको दिखाया, किसी किसी साल एक प्रश्न, किसी किसी साल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर इस साल की ही अगर बात कर लें तो इस साल इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या किए गए हैं, नहीं पूछे गए हैं। तो इसलिए ये चैप्टर हमें उतना ज़्यादा सीरियसली तरीके से नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या पता बिहार बोर्ड हमें शौक दे दे, हो सकता है कि प्रश्न क्या कर दे, इस चैप्टर से पूछ देगा। तो उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं जिनको बिहार बोर्ड क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो आइए आते हैं अपने प्रश्नों पर। तो जो हमारा पहला नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, आप जब भी प्रश्न देखिए तो आप अपने आप का एनालिसिस कीजिए कि इसमें से हम जानते हैं और इसमें से क्या ऑप्शन होने वाला है। आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है तो हम क्या सही लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं, उसका भी साथ ही साथ एनालिसिस करते जाइए। और कितना इस प्रश्नों में कितना आपका सही हुआ है, आप ये कमेंट करके बताइए कि इतना प्रश्न हमारे क्या हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। ऑनेस्टली के साथ में, ये नहीं कि हाँ
बस हमने क्या कर दिया कि सारे प्रश्न देखे और अपने आप को वहां पर दिखाने के लिए अच्छा कि मेरे इतने प्रश्न सही हो गए हैं, ऐसे क्या कर देना है, जवाब देना है। तो इससे कोई क्या होता है कि कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। ऑनेस्टली के साथ में आप जवाब दीजिएगा कि हमारे इतने प्रश्न क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं। जैसे पहला नंबर प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है। यानी जो भी आपको ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर क है नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ख है कनाडा, ऑप्शन नंबर ग है भारत, ऑप्शन नंबर घ है चीन, इनमें से प्रथम स्थान किस देश को मिला हुआ है, आपसे यही प्रश्न क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। पहले तो यहां पर हम ये समझेंगे कि मानव विकास होता क्या है। जब हम अपने देश के नागरिकों का गुणात्मक, उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हम कर रहे होते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, मानव विकास के रूप में जाना जाता है। और वही मानव विकास किस देश का कितना रैंक है उसको हम जब जारी करते हैं तो वही मानव विकास सूचकांक के रूप में जारी होता है। यानी HDI उसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में HDI, इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो HDI है यानी मानव विकास सूचकांक है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, UNDP के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, UNDP के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दे कि मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक क्या किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है तो इसका मापने का एक स्केल होता है, और वो जो स्केल होता है मानव विकास सूचकांक मापने का, वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। यानी आप जितना ज्यादा 0 के पास होंगे आपका मानव विकास सूचकांक में रैंक उतना ही ज्यादा खराब होगा, और आप जितना ज्यादा 1 के पास होंगे उतना ही आपका मानव विकास सूचकांक में रैंक क्या होगा, उच्च होगा, अति उच्च भी हो सकता है। तो आप चैप्टर जब पढ़े होंगे तो वहां पे मानव विकास सूचकांक रैंक वाले को क्या बोला जाता है, 4 भागों में बांटा जाता है। आपने देखा होगा, जैसे पहला जो होता है वो होते हैं अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। पहला जो होता है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। दूसरे जो होते हैं ये होते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है मध्यम, तीसरा जो होता है वो होता है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश। ये जो होता है ये तीसरा होता है। ठीक है, चौथा जो होता है वो जो होते हैं जो निम्न में आते हैं। कौन से आते हैं, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले जो देश होते हैं वो होते हैं जिनको चौथे में क्या किया जाता है, रखा जाता है। चौथे में क्या किया जाता है, रखा जाता है। ये 4 कैटेगरी में मानव विकास सूचकांक को क्या किया जाता है कि डिवाइड कर दिया जाता है, और इन्हीं चारों में क्या किया जाता है कि बांटा जाता है। जैसे अगर अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले की अगर हम बात करें कि इनका कितना होता है, तो आप देखे होंगे और आप चैप्टर में पढ़े होंगे कि 0.800 से जिनका स्कोर ज्यादा आ रहा है या इतना आ रहा है, इन्हें अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले में रखा जाता है। जैसे नॉर्वे की अगर हम बात करें तो इसका भी जो होता है स्कोर इतना ही आता है, इससे अधिक ही आता है, इससे क्या होता है, अधिक ही आता है। ये बातें याद रखनी है। ठीक है, और ये छोटे छोटे देश है तो मानव विकास सूचकांक रैंक इनका क्या होगा, अच्छा ही आएगा। इनकी जनसंख्या भी कम है और साथ ही साथ इनका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं उच्च मानव विकास सूचकांक वाले, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले, तो इनका जो होता है 0.799 से लेकर 701, इनका जो होता है वो कितना होता है, 0.701 तक क्या होता है, इनका रैंक देखा जाता है। इनका स्कोर अगर इसके बीच में अगर किसी देश को आता है, मानव विकास सूचकांक में स्कोर किसी का आता है इसके बीच में, तो उन्हें उच्च मानव विकास सूचकांक वाले में रखा जाता है। और अब अगर देखा जाए मध्यम मानव विकास सूचकांक वालों की अगर देखा जाए, बात की जाए कि इनका कितना होता है, तो ये होते हैं 0.701 से लेकर 0.550 तक, 0.550 तक। अगर इतना किसी का इनके बीच में अगर किसी देश का स्कोर आता है तो उनको रखा जाता है मध्य मानव विकास सूचकांक में, मध्य मानव विकास
सूचकांक में, यानी तीसरे नंबर पे। और जो ये होते हैं निम्न मानव विकास सूचकांक वाले होते हैं 0.549 से जिसका नीचे आता है उसको रखा जाता है निम्न मानव विकास सूचकांक वालों में, निम्न मानव विकास सूचकांक वालों में। तो अगर इसमें से हम बात करें कि किसका कितना आता है, तो इसमें प्रथम जो स्थान होता है वो किसका होता है, नॉर्वे का होता है। किसका होता है, नॉर्वे का। और अगर वर्तमान मानव विकास सूचकांक को हम लें तो इसमें ये दूसरा स्थान क्या किया हुआ है, सेकेंड इसका स्थान आया। और पहले नंबर पर कौन आया है, आपको कमेंट करके बताना है कि मानव विकास सूचकांक जो जारी किया गया है 2025 में, उसमें पहले नंबर पर कौन आया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा जो आता है ये है 16वें नंबर पर। और अगर भारत की बात किया जाए तो भारत आता है 130वें नंबर पे। और इसका जो रैंक है ये है, स्कोर जो है इसका वो 0.685 है। कितना है, 0.685 है। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना 78वें स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है, 78वें स्थान पर आता है 193 देशों में। कितने देशों में, 193 देशों में 78वें स्थान पर चाइना आता है। भारत 130वें स्थान पर आता है जिसमें इसका रैंक है 0.685। और कनाडा है 16वें स्थान पे, और इसमें नॉर्वे जो है वो सेकेंड स्थान पे। लेकिन इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो क है आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इतना आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका चैप्टर का एक टॉपिक भी क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। तो अगर हम ऐसे ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और ऐसे सब्जेक्टिव को पढ़ें कि साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो जा रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता क्या होती है, नहीं पड़ती है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारा वीडियो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। लंबा इसलिए हो जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, क्योंकि उसमें हम चैप्टर को भी, उससे टॉपिक जो होता है रिलेटेड, उसका भी हम क्या कर देते हैं, आपको रिवीजन करा देते हैं। तो इसलिए हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, ज्यादा लंबा हो जाता है, वीडियो हमारा ज्यादा लंबा हो जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। तो जैसे आपने मानव विकास के उपागमों के बारे में पढ़ा होगा, उपागम है क्या, मानव विकास उपागम है क्या। तो जैसे मानव का विकास किसी देश में क्या है, कैसा है, किस दृष्टिकोण से, उपागम मतलब दृष्टिकोण या कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से देखा जाएगा कि यहाँ पर मानवों का विकास हुआ है कि नहीं है। दृष्टिकोण या तरीके, दृष्टिकोण या तरीके जो होते हैं वो उपागम बोले जाते हैं, जिसके माध्यम से देखा जाएगा कि हाँ यहाँ पर मानव विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें से आपके ऑप्शन है आय उपागम, दूसरा है क्षमता उपागम, तीसरा है कल्याण उपागम और चौथा है इनमें से सभी। तो आप जानते हैं, आप चैप्टर को पढ़े होंगे तो 4 मानव उपागम के बारे में, मानव विकास उपागम के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो आय उपागम होता है, यानी जिस देश की जीडीपी जितना ज्यादा है, पहले यही देखा जाता था कि जिस देश की जीडीपी जितना ज्यादा है उसी देश का मानव विकास सूचकांक में रैंक उतना बेटर हुआ करता था। ठीक है, आगे जो दूसरा ऑप्शन है क्षमता उपागम, ये जो बनाया गया है क्षमता उपागम, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन हुआ करते थे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। और ये कहाँ के थे, भारत के। ये कहाँ के थे, भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उनके द्वारा क्षमता उपागम दिया जाता है। यानी कि देश में मानव का विकास तभी संभव हो सकता है कि जब वो अपनी पूर्व क्षमता का इस्तेमाल करके, जितनी सारी क्षमता है उसका इस्तेमाल करके वो कोई अच्छा पद हासिल कर सकता है या कर लेता है, जो चाहता है वो बन जाता है, तो ही मानव विकास क्या किया जाएगा, माना जाएगा। ऐसा कौन करता है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन करते हैं। और आय उपागम यानी मानव विकास जो उपागम है, इसमें क्या करते हैं, एक नए उपागम को जोड़ देते हैं, क्षमता उपागम को जोड़ देते हैं। तीसरा जो होता है ये कल्याण उपागम होता है, यानी कि सरकार पर यह दायित्व है कि अपना देश का मानव विकास सूचकांक में रैंक बेटर बनाए, अपने देश का मानव विकास सूचकांक रैंक बेटर बनाए। और वो कैसे बना सकती है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाकर, जिससे देश के नागरिकों का क्या हो सके, भला हो सके। जैसे अगर हम बात करें कल्याण उपागम के, जैसे कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हो गई, जैसे मनरेगा, आपने नाम सुना होगा मनरेगा। ठीक है, या फिर जैसे देखा जाता है मिड डे मील दिया जाता है, मिड डे मील, ये सब कैसी योजनाएं हैं, ये सब कल्याणकारी योजनाएं हैं। और ये सरकार ने इसलिए स्टार्ट किया था ताकि हमारा मानव विकास सूचकांक में क्या हो सके, रैंक अच्छा आ सके। ठीक है, ये सब चीजें हो सके। तो अगर हम बात करें तो ये जो तीनों हैं,
ये तीनों मानव विकास के उपागम हैं। और एक चौथा जो उपागम होता है वो होता है, चौथा इसमें नहीं दिया गया है, वो होता है आवश्यकता आधारभूत उपागम। आवश्यकता आधारभूत उपागम, आवश्यकता आधारभूत उपागम, ये चार उपागम क्या होते हैं, आपके मानव विकास उपागम के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और यही चार उपागम आपने चैप्टर में क्या किया होगा, पढ़ा होगा। आवश्यकता आधारभूत उपागम क्या होता है, यानी 6 ऐसी बेसिक चीज होती हैं, आधारभूत चीजें होती हैं जहां पर सरकार को ध्यान देना है, और अगर ऐसा कर रही है, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, माना जाएगा यहाँ पे कि मानव विकास हो रहा है, नहीं तो मानव विकास नहीं माना जाएगा, कि मानव विकास बेटर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। तो देखिए, जैसे आय उपागम बताए, ये पहले के समय में हुआ करता था, देखा जाता था, ठीक है, कि किस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा जीडीपी है उतना ही ज्यादा मानव विकास सूचकांक में रैंक उसका बेटर हुआ करता था। कल्याणकारी उपागम, यानी कि बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती थी, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती थी, और उन योजनाओं के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से देश में मानव विकास को देखा जाता था कि मानव विकास अच्छे से एस्टैब्लिश हो सके, मानवों का विकास हो सके। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम, यही जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के द्वारा क्या हुआ था, जारी किया गया था। और ये कब जारी किया गया था, 1970 में। कब जारी किया गया था, 1970 में जारी किया गया था। और इसके तहत बोला गया था कि 6 ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जहां पर देश के हर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और मानव का उसी से विकास क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। 6 ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, पहला जो होता है वो कौन होता है, शिक्षा होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो कौन होता है, स्वास्थ्य पर हर एक देश के सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो होता है जलापूर्ति होती है, यानी जलापूर्ति, स्वच्छ जल मिलना चाहिए सबको। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, आवास होता है, ठीक है। पांचवा जो होता है वो कौन सा आपका होता है, पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है, कमेंट करके बताइएगा। पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है, भोजन होता है। पांचवा जो होता है वो कौन सा होता है, भोजन होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर क्या करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और एक जो छठा होता है वो जो होता है वो होता है स्वच्छता, वो जो होता है वो क्या होता है, स्वच्छता। ये 6 ऐसी बेसिक चीजें हैं जिन पर सरकार को, हर एक सरकार को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और तब जाकर ये आधारभूत चीजें हैं, तब जाकर उसका रैंक मानव विकास सूचकांक रैंक में क्या हो सकता है, अच्छा आ सकता है। जैसे आप अगर भारत को एग्जाम्पल लेंगे तो भारत में शिक्षा पर क्या किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, जलापूर्ति, हर घर नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको राशन फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है, स्वच्छता, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये सब क्या है, ये आधारभूत चीजें हैं जिसके माध्यम से मानव विकास सूचकांक को अच्छा किया जा रहा है, यानी मानवों का विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, तो किसको किया था, आधारभूत आवश्यकता उपागम को। किसको किया था, आधारभूत आवश्यकता उपागम को, यानी ऑप्शन नंबर ग जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और जो चौथा ऑप्शन है ये है क्षमता उपागम। तो फिर से इसको हम बता रहे हैं, क्षमता उपागम जो किसके द्वारा दिया गया था, अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। और अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, यानी मानव विकास को देखा जाता है, क्या क्या ऐसी क्षेत्रें हैं, कौन कौन सी ऐसी क्षेत्रें हैं जिनमें देखा जाता है कि हाँ ये है तो भी मानव विकास क्या है, अगर ये नहीं है तो मानव विकास क्या है, नहीं है। देखिए 3 चीजें होती हैं जो मानव विकास को क्या किया जाता है, दर्शाती है। पहला जैसे हो गया शिक्षा,
यानी वहां के लोग कितने ज्यादा शिक्षित हैं, शिक्षा तक पहुंच उनकी क्या है, कैसे है, वहां पर बच्चों की शिक्षा की क्या कैपेबिलिटी है, वहां पर जो वयस्क होते हैं उनकी शिक्षा दर कितनी है, ये देखा जाता है। दूसरा जो होता है स्वास्थ्य, यानी जीवन प्रत्याशा देखा जाता है, यानी वहां पर बच्चे जो जन्म ले रहे हैं कितने प्रतिशत क्या होते हैं जिंदा रह पाते हैं और कितने प्रतिशत क्या होते हैं मर जाते हैं, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं वहां की देखी जाती है कि कैसी है और कितनी है, अच्छी है। ठीक है। तीसरा जो होता है संसाधनों तक पहुंच देखा जाता है, यानी कि उस देश के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके उस देश के नागरिक अपना कितना विकास कर पाते हैं, अपनी क्षमता का कितना विकास कर पाते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती है और इसके माध्यम से क्या किया जाता है, बताया जाता है कि मानव विकास अच्छा है कि नहीं है। और यही जो दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जाता है इसी को मानव विकास बोला जाता है। जैसे ऑप्शन अगर देखें यहां पर पहला है संसाधनों तक पहुंच, तो ये तो क्या है, प्रमुख क्षेत्र है। उसके बाद लंबा और स्वस्थ जीवन, ये भी है। तीसरा है शिक्षा, ये भी है। तो ऊपर के जो तीन हैं ये मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर घ जो है आर्थिक अलाभ, ये मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र क्या है, नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, घ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। तो जैसे देखिए मानव विकास के उपागमों के बारे में हमने पढ़ा है। मानव विकास के उपागम को जब हमने पढ़ा तो उसमें देखा एक आय उपागम के बारे में बात की गई थी। आय उपागम यानी जिसकी जितनी ज्यादा जीडीपी होगी उतना ही ज्यादा मानव विकास सूचकांक में उसका रैंक क्या होगा, बेटर होगा। और ये कब देखा जा रहा था, 1980 के दशक में। लेकिन 1990 में एक आते हैं महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, और ये बोलते हैं कि मानव विकास केवल आय से संबंधित नहीं है, यहां पर देखना चाहिए शिक्षा व्यवस्था कैसी है, संसाधनों तक पहुंच कैसा है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां की कैसी हैं, और इन सब चीजों को देखने के बाद ही किसी देश का मानव विकास सूचकांक जारी किया जा सकता है और बोला जा सकता है कि यहां पर मानव विकास क्या है, अच्छा है, मानवों का विकास हो रहा है, मानवों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, तभी जाकर क्या किया जा सकता है, बोला जा सकता है। तो ये कब किया, किसने किया था, अभी हमने आपको बताया कि डॉक्टर महबूब उल हक। तो मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, डॉक्टर महबूब उल हक ने। और कब, 1990 में। कब, 1990 में। और इन्होंने बोला कि केवल और केवल आय ही माध्यम नहीं होना चाहिए मानवों के विकास को देखने के लिए, यानी जिस देश की जीडीपी जितना ज्यादा है उस देश को ही मानव विकास सूचकांक में अच्छा रैंक नहीं देना चाहिए, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच को भी देखा जाना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था, बोला था। बाकी के ऑप्शन अगर बात करें तो रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और क्या हो चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा करता है। तो जैसे आप चैप्टर पढ़े होंगे और चैप्टर की शुरुआत ही किए होंगे तो दो शब्द आपको दिखाई देते हैं, एक वृद्धि होता है और एक विकास होता है। जब आकार में वृद्धि हो, आकार में परिवर्तन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। जब आकार में केवल परिवर्तन हो रहा है तो उसको वृद्धि बोल रहे हैं, और जब गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, वो भी कैसा, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोला करते थे, विकास बोला करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि केवल मेरा ये शरीर बढ़ चुका है तो इसको हम वृद्धि बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मानसिक लेवल का भी स्तर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, यानी बोलेंगे कि मेरा विकास भी हुआ है। या किसी भी जगह पर अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच अगर बेटर हो गई है तो बोला जाएगा कि यहां पर विकास हुआ है। और केवल जनसंख्या बढ़ी है उस जगह की और आकार केवल बढ़ा हुआ है तो वहां पर वृद्धि हुआ है, विकास क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो इसमें से यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। जैसे ऑप्शन नंबर क की अगर बात करें कि आकार में वृद्धि, तो ये केवल और केवल किसको दर्शा रहा है, वृद्धि को दर्शा रहा है, यानी उस जगह पर वृद्धि हुआ है, ये विकास का सर्वोत्तम वर्णन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर अगर घ की बात करें तो घ जो है गुण में धनात्मक परिवर्तन को दर्शा रहा है, और जब हमारे गुण में धनात्मक परिवर्तन होते हैं तो ही क्या होता है, विकास होता है। तो ये क्या कर रहा है कि विकास का सर्वोत्तम ये क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। विकास का ये क्या कर रहा है, सर्वोत्तम वर्णन कर रहा है। तो यानी इस
क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर कौन, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख होगा। विकास को सर्वोत्तम वर्णन कौन कर रहा है, गुणों में जब धनात्मक परिवर्तन होगा तो उसे क्या किया जाएगा, विकास का सर्वोत्तम वर्णन कहा जाएगा। और बाकी ऑप्शन को अगर हम देखें तो आकार में स्थिरता ये बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। और घ अगर देखा जाए गुणों में साधारण परिवर्तन, तो गुणों में साधारण परिवर्तन नहीं, गुणों में धनात्मक परिवर्तन होगा तभी क्या किया जाएगा, विकास माना जाएगा और उसी को विकास कहा जाएगा। तो इसका, इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है। जैसे हमने बताया कि मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है तो 193 देशों को 4 कैटेगरी में रखा जाता है। एक अति उच्च वाले होते हैं, एक उच्च वाले होते हैं, एक मध्यम वाले होते हैं और एक कौन सा होता है, एक कौन सा होता है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले होते हैं। ठीक है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आप इसमें अगर देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक अगर किसी देश का ज्यादा है तो वो किसका है, नॉर्वे का है। किसका है, नॉर्वे का है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही होगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। वो कहाँ के मूल निवासी थे, भारत के नहीं थे। जब पार्टीशन अगर हुआ नहीं रहता तो उन्हें भारत के मूल निवासी बोल सकते थे। पाकिस्तान के, हाँ पाकिस्तान के, वो कहाँ के थे मूल निवासी, पाकिस्तान के थे। पार्टीशन हो गया तो वो कहाँ पे चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ख क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न पे आते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है। मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि जो भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनमें से भारत का मानव विकास सूचकांक से उसका उच्च मानव विकास सूचकांक नहीं है। यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमने पहले नंबर ही प्रश्न में बताया था कि भारत का स्कोर कितना है मानव विकास सूचकांक में। तो अगर हम भारत के स्कोर की बात करें तो 0.685 है, यानी किसमें आता है, मध्य मानव विकास सूचकांक वाले में आता है। किसमें आता है, मध्य, यानी मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले में आता है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वालों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और इसका वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक में रैंक है वो कितना रैंक है, 130वां रैंक है। कौन सा रैंक है, 130वां स्थान। इसने 193 देशों में 130वां स्थान क्या किया गया, इसमें हासिल किया हुआ है। अगर ऑप्शन की बात करें, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका का जो मानव विकास सूचकांक में स्कोर है ये है 0.776, 0.776, यानी ये ऊंच वाला में आएगा। ठीक है, त्रिनाड एवं टोबैगो है तो इसका अगर मानव विकास सूचकांक में हम रैंक देखते हैं तो ये कितना है, 0.807, 0.807, यानी ये किस में आ जाएगा, अति उच्च वाले में आ जाएगा। और ओमान की अगर हम बात करें, ओमान का कितना है तो इसका भी है 0.858, यानी ये भी किस में आ जाएगा, अति उच्च वाले में आ जाएगा। और म्यांमार की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, म्यांमार की अगर बात करें तो इसका जो रैंक आपको दिखाई देता है, स्कोर जो दिखाई देता है वो 0.607, यानी 0.607 क्या है, इसका स्कोर है। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, घ होगा। क्योंकि आप लोग श्रीलंका का देख रहे हैं, श्रीलंका का कितना है 0.776, त्रिनाडो एवं टोबैगो को आप लोग देख रहे हैं कि 0.807 है। ओमान का कितना है 0.858, यानी ये अति ऊंच वाले में आ रहा है। ठीक है, और म्यांमार का अगर हम बात करें तो म्यांमार का है स्कोर 0.607। ठीक है, और उसी में अगर हम भारत का अगर बात करें तो भारत का हमने बताया आपको कि कितना है 0.8685 है। ठीक है, तो किससे ज्यादा है, म्यांमार से ज्यादा है। तो इसका 9 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर घ होगा, कौन सा होगा, घ होगा, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो पहले हमने क्या किया है,
बता दिया है। तो आप भी अब क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनमें से आप अपना आंसर बता सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे का कितना है, दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। भारत की अगर बात किया जाए तो भारत 193 देशों में 130वां स्थान पर आता है। कनाडा की अगर बात किया जाए तो कनाडा कितने पर आता है, 16वां स्थान कनाडा को भी क्या करता है, हासिल करता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया 7वां स्थान क्या करता है, हासिल करता है। तो जो ये तीन है, नॉर्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गए, ये अति उच्च और उच्च वाले में आते हैं, ठीक है, उच्च वाले मानव विकास सूचकांक में आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, भारत की बात की जाए तो भारत किस में आता है, उच्च मानव विकास वाले में नहीं आता है। भारत किस में आता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं आप, याद रखिएगा, भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले में आता है। किस में आता है, मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले में इसको भारत को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और भारत का जो स्कोर है वो है 0.685 यानी 0.685। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है, यानी कि इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पे मानव विकास सूचकांक को मापा जाता है। तो पहला नंबर है स्वास्थ्य, तो ये सही है, स्वास्थ्य देखा जाता है कि उस देश का कितना है, कैसा है उस जगह का। शिक्षा, ये भी देखा जाता है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दर कैसा है, ठीक है। संसाधनों तक पहुंच, ये भी देखा जाता है कि संसाधनों तक पहुंच उस देश की कितनी है, वहां के जो नागरिक हैं कितना ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर घ इसका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर घ इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। पहले ही हमने ये बातें बता दिया है कि मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा हो जाएगा, क्षमता उपागम। कौन सा हो जाएगा, क्षमता उपागम है, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा विकसित किया गया है। और आधारभूत आवश्यकता उपागम किसके द्वारा प्रस्तावित है, ILO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। और ये कब प्रस्तावित है, 1970 में। और इसके माध्यम से 6 चीजें हैं, 6 आधारभूत आवश्यकताएं, चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आय उपागम क्या है, GDP की बात करता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, GDP जिसकी देश की अच्छी होगी उसकी जितना आय होगा उसको माना जाएगा कि यहाँ मानव विकास सूचकांक में रैंक अच्छी है। जितना ज्यादा कल्याण उपागम, जितना ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी उससे मानव का विकास क्या होगा तो उसका मानव विकास सूचकांक में रैंक क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। आधारभूत आवश्यकता उपागम बता दिए। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा क्षमता उपागम का क्या किया गया है, विकास किया गया है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन निम्न में से किस देश के संदर्भ में सही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, यानी भौतिक प्रगति पर हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन विश्व में देश एक ऐसा है जो बोलता है कि नहीं, हमारे देश के नागरिकों को प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए, आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, तब जाकर क्या हो सकता है, हम अपने देश के नागरिकों का मानव विकास बेहतर तरीके से मान सकते हैं। एक ऐसा भी देश है जिसका सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, GNH, ठीक है, इस तरीके से वो जारी किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा देश है, नेपाल, तो नेपाल क्या होगा, नहीं होगा। मंगोलिया भी नहीं होगा। भूटान, कौन सा देश होगा, भूटान। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही होगा, भूटान। ये प्रसन्नता की कीमत पर कभी भी भौतिक प्रगति पर विश्वास नहीं रखता। ये नहीं कभी कहता है कि हमें हथियार बनाने की आवश्यकता है और हमें इतना ज्यादा विकास करने की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ जंगलों की क्या कर सकते, संख्या कम कर दे, हमारे लोगों के जो चेहरे ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, यहां से ऐसे बना दे। ये कभी भी क्या करता है, नहीं इस पर बात करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही होगा। 13 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ग सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले रखने वाले 2 देश कौन से हैं। और ये वर्ष 2018 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ये किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, वर्ष 2018 के अकॉर्डिंग। तो किताब में आपने देखा होगा कि नॉर्वे
और साथ ही साथ कौन सा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन दो देशों का जो मानव विकास सूचकांक में देखा जाए तो प्रथम और दूसरा स्थान क्या था, प्राप्त था। तो इसका ऑप्शन नंबर क क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, क इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था, तो हमने आपको बताया है, जैसे ऑप्शन नंबर अगर क जाएंगे तो नहीं, इन्होंने मानव भूगोल क्या होता है उसको परिभाषित किया हुआ है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ये भी नहीं होंगे, ये सहयोगी रहे हुए हैं, लेकिन इन्होंने मूल रूप से उसका निर्धारण क्या किया है, नहीं किया है। अरुणभा घोष ये इन्होंने भी नहीं किया है। और ऑप्शन नंबर ग है डॉक्टर महबूब उल हक। कौन है, डॉक्टर महबूब उल हक। और इन्होंने कब किया है, 1990 में। कब किया है, 1990 में। 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने वो सारे प्रश्न क्या किए होंगे, जितने सारे प्रश्न हम आपको दिखाए हैं, तो उन प्रश्नों में आपने क्या किया, अपने आप का भी एनालिसिस किए होंगे कि कितना मेरा इन 15 प्रश्नों में सही है। अब यही 15 प्रश्न जो हैं संभावित प्रश्न बन जाते हैं आपके चैप्टर से, आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने की। और अगर बात किया जाए कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो अगर देखा जाए तो ऑनलाइन एवरेज 1 से 2 प्रश्न क्या किए गए हैं इस चैप्टर से। बिहार बोर्ड में एक प्रश्न क्या किया गया है, पूछा गया है, 1 या 2 प्रश्न पूछा गया है इस चैप्टर से, और वो भी किसी साल में नहीं भी पूछा गया। जैसे इस साल की अगर बात किया जाए तो एक भी प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया इस चैप्टर से। तो आपने 15 क्वेश्चन में कितना सही किया है, ऑनेस्टली के साथ में कमेंट करके क्या कीजिएगा, बताइएगा। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।